एक प्रॉब्लम हमारी जो है आज भी बनी हुई है कि कभी हमारे दुश्मनों ने हमें जातियों में बांट के रखा हुआ था और हम जातियों में विभाजित थे। वो जातियों में विभाजित तो आज भी हैं ही एज इट इज़, लेकिन आज दुश्मन ने जाति को स्थापित रखने के लिए और हमें विभाजित रखने के लिए, और विभाजित रखने के लिए नहीं, उससे एक स्टेप आगे कि उसको और ज़्यादा तोड़ने के लिए उन्होंने जातीय संगठनों का ज़्यादा बल दिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ ताराराम मेहना जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई चला रहे हैं। RMS राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भीम सेना दक्षिण भारत के बीदर में आज बैठक हो रही कर्नाटक में, और उन्होंने कई सारी बातें कही है। एक बड़ी बात उन्होंने बताई है कि दक्षिण के अम्बेडकर, उसको लेकर उन्होंने एक बात रखी है, उस पर समझेंगे। और क्या है हालात, कैसे जगेगा बहुजन समाज। आज गोपीनाथ कन्नन आए थे, रोहित वेमुला की माँ आई थी, 5 दिनों का अधिवेशन है। नेशनल दस्तक पर भी आपको वीडियो मिलेगा, रोहित और ताराराम मेहना जी के फेसबुक लाइव पर भी पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं। मेहना जी, दक्षिण को क्यों चुना आपने? हाँ, दक्षिण को तो इसलिए कि उत्तर भारत में तो बहुत काम मिशन का चल भी रहा है और हो भी रहा है, और हमने भी किया है। और मुझे भी पर्सनली अगर कहें तो दक्षिण में आने का मौका कम ही मिला था। तो पिछले साल हालांकि मैंने कैडर कैंप किए हैं ऊटी में, मुन्नार में, वहाँ उधर हमने प्रशिक्षण का शिविर चलाए हैं। उसके बावजूद भी कोई इस तरीके का प्रोग्राम नहीं हुआ था। लेकिन हमारे बामसेफ के ही कुछ साथी जो पहले बामसेफ में काम करते थे और बाद में किसी वजह से वो थोड़ा हट कर के बैठ गए थे, उन लोगों ने फिर से, क्योंकि विचारधारा आदमी को बैठने नहीं देती है, तो उन्होंने पता किया कि ताराराम मेहना भी काम कर रहे हैं देश नेशनल लेवल पे। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि साहब आप इधर आइए और इधर हम लोग काम करना चाहते हैं। तो उनके माध्यम से मैं बी श्याम सुंदर जी के जन्म जयंती के अवसर पर ही, या उनके कार्यक्रम के बहाने ही दक्षिण भारत में आया, और सबसे पहले बिदर में आया। इधर तो आने के बाद में जो प्रोग्राम जन्म जयंती का था जनवरी में, तो उस प्रोग्राम में मुझे ये सब जानकारी मिली कि यहाँ पर बी श्याम सुंदर जैसे एक महामानव पैदा हुए। जैसे कि हम लोग, कई लोग हैं ऐसे देश के अंदर जिनको आज दिन भुला दिया गया, या फिर वे इतना क्या कहते हैं पब्लिक फेस नहीं बन पाए। जैसे आगरा के मास्टर मान सिंह जी हैं, दिल्ली में एडवोकेट राम गोपाल हैं, पंजाब के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर दास जी हैं। इस तरीके के बहुत सारे देश में लोग हैं जो कहीं कहीं पब्लिक फेस नहीं बन पाए, या फिर वो कहा जाए कि उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिल पाई। तो उनको हमने महापुरुषों की श्रेणी में लेकर के मास्टर मान सिंह जी, शंकर दास जी, अभी हमारे जो साथी चले गए गुरनाम सिंह मुक्तसर, तो उनकी तरह ही हमने इनको समझा। तो यहाँ एक शब्द दिया लोगों ने कि शेर दखण। क्या नाम था उनका पूरा? बी श्याम सुंदर जी। थोड़ा सा उनके काम को बताइए। जी, बी श्याम सुंदर जी यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर के थोड़े समय बाद में ही समझ लीजिए कि वो, या फिर उनसे कुछ छोटे थे, लेकिन बाबा साहब के काम से वाकिफ़ थे। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रोग्राम भी लगाए उन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, और भीमसेना, भारतीय भीमसेना के संस्थापकों ने मुझे वो फ़ोटो भी अवेलेबल करवाए जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर और बी श्याम सुंदर जी सारे के सारे जो एक मंच पर बैठे हुए हैं। और एक और महापुरुष जिनकी फ़ोटो हमने लगाई है यहाँ पर, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, लेकिन करवाएंगे उनको भी। उनके माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर इधर आते थे, और आकर के भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने ये जिम्मेदारी पूरी बी श्याम सुंदर जी को दी हुई थी। तो हमने कहा कि भाई चलो, उनको यहाँ के नवाब साहब ने उस समय क्या बोलते हैं, उन्होंने उपाधि दी थी हैदराबाद निज़ाम ने उनको। तो हमने कहा मैं तो दक्षिण को बाबा साहब अम्बेडकर बनाना है। कैसे देख रहे हैं देश के हालात को, कितना आंदोलन आगे बढ़ा है और क्या करने की ज़रूरत है? जी, देश में आंदोलन तो बहुत आगे बढ़ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप भी रात दिन देख रहे हैं, आप भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत कुछ। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारी जो है आज भी बनी हुई है कि कभी हमारे दुश्मनों ने हमें जातियों में बांट के रखा हुआ था और हम जातियों में विभाजित थे। वो जातियों में विभाजित तो आज भी हैं ही एज इट इज़, लेकिन आज दुश्मन ने जाति को स्थापित रखने के लिए और हमें विभाजित रखने के लिए, और विभाजित रखने के लिए नहीं, उससे एक स्टेप आगे कि उसको और ज़्यादा तोड़ने के लिए उन्होंने जातीय संगठनों का ज़्यादा बल दिया। जाति को ही उन्होंने समाज की संज्ञा दे दी और कहा कि समाज, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने या हमारे महापुरुषों ने समाज की बात कही, तो दुश्मन ने देखा कि समाज पर बोलना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो समाज क्या होता है इनको भी पता नहीं है, इनको समाज पकड़ा दो, तो उन्होंने जाति ही समाज पकड़ा दी। फिर उस जाति को उन्होंने समाज कर दिया, फिर उसके अंदर भी उन्होंने एक ही जाति के सैकड़ों संगठन बना दिए पूरे देश में। तो
जातियों का आंकड़ा हम कहें तो 6,743 था, लेकिन अभी अभी लोगों ने हमें बताया कि 25 लाख ऑर्गेनाइजेशन देश में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बन चुके हैं। तो आज हम संगठनों में विभाजित हैं और संगठनों को जोड़ने का काम किए बिना ये काम संभव नहीं है। इसलिए हमने नेशनल लेवल पे बामसेफ संगठन को भी ऑर्गेनाइज करने का कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसमें हमने पिछले अगस्त में नागपुर में मीटिंग की, दिल्ली के गढ़वाल भवन में मीटिंग की और उस मीटिंग के माध्यम से ये नतीजा आया कि आज हमारा जो आज का अधिवेशन हो रहा है इसमें बामसेफ के 4 ग्रुपों के लोग शामिल हैं, 4 ग्रुप के। राजनीतिक रूप से कितना बदलाव दिख रहा है? अब तो कोई भी पार्टी हो, SC ST OBC के बगैर काम नहीं चल रहा है, लेकिन क्या जो रिजर्व सीट से कैंडिडेट जीत के जाते हैं उनकी तो वो तो नहीं बोल पा रहे हैं संसद में? नहीं, उनकी मजबूरी ये है ना कि समाज के अंदर वे ऐसे लोगों को चुनते हैं जो लोग उनके एक तरह से कहे तो गुलाम बनकर रहे हैं या उनके पॉकेट में रहने वाले बनकर रहे हैं। ऐसे लोगों का चयन करते हैं। समाज में लोगों की कमी नहीं, नेताओं की कमी नहीं है और आज तो बामसेफ की वजह से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी वे लोग हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके तलवे चाटते रहें, उनकी गुलामी करते रहें। और उस समाज के ऐसे लोगों की वजह से समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए मैंने तो, अगर शंभू जी सीधा कहेंगे तो मैंने तो एक ऐलान कर रखा है कि हमें दुश्मन से लड़ने से पहले हमारे लोगों से उनको सबक सिखाना चाहिए और उसका यही तरीका होता है कि हमने जिसको चुन करके भेजा है, अगर वो हमारे हक अधिकारों को नहीं बचा सकता तो जिस तरीके से उसको वोट दिया है उसी तरीके से उसे चोट भी देनी चाहिए। आप लोग बहुजन आंदोलन पर काम कर रहे हैं, RSS हिंदुत्व पर काम कर रही है, दोनों का सीधा सीधा सामना है। आप लोग बुद्धिज़्म पर काम कर रहे हैं, भारत को जो सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके पास संसाधन है, सत्ता है, आप लोग कैसे लड़ेंगे? बात इतनी सी है कि साधन और संसाधन वाली बात में हम समझ सकते हैं कि ताकतवर तो होता है साधन संसाधन से, लेकिन फ़िलहाल इस देश के अंदर जिस लोकतंत्र की और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जैसा कि मैं आपको एक शब्द बताना चाहूँगा कि मेरे नाम के आगे जब मैं शासक लिखता हूँ या लिखते हैं हमारे साथी, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज शासक, आप शासक बन गए क्या, आप ये हो गए क्या? तो मैंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें तो 26 जनवरी 1950 को शासक बना दिया था। शासक का मतलब होता है रूलर, रूलर का मतलब होता है किंग मेकर, यानी कि इससे पहले, संविधान से पहले, बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान से पहले इस देश में राजा चुनने का अधिकार सिर्फ एक विशेष वर्ग या जाति को हुआ करता था। वो राज तिलक और राज्याभिषेक करता था तभी वो राजा माना जाता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अब राजा वो जाति वर्ग या विशेष के लोग नहीं बनाएंगे, अब जनता बनाएगी, यानी कि हर वोटर का शासक राजा चुनने में योगदान रहेगा। तो ये रूलर शब्द है। तो हमने एक रूलिंग क्लास बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बनाया। तो हम लोग इसको चाहते ये हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों के अंदर एक स्वाभिमान पैदा करें और उनके अंदर ये कि आपके वास्तव में अधिकार क्या है, ताकि वे लोग अपने वोट को 500 रुपये में या फिर एक दारू की बोतल में बेचना बंद करें। ये जब होगा तो साधन संसाधन धरे के धरे रह जाएंगे। मैं तो हमेशा कहता आया हूँ कि अगर मान लो कि एक बहुत बड़ी ताकत है, कोई शक्ति है, कोई कंपनी है, कोई बड़ा एक पैसे वाला है, वो व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति तो एक ही है, उसका सारा मैनेजमेंट है। अगर जैसे प्राइवेटाइजेशन है, इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक वैसे ही इसका भी अगर राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो राष्ट्रीयकरण होने के बाद में उस मालिक तो, अगर उस कंपनी का CEO भी है तो CEO भी नौकर है, एम्प्लॉय है, ठीक है। वो अगर उसका राष्ट्रीयकरण होगा तब भी एम्प्लॉय रहेगा और निजीकरण है तब भी एम्प्लॉय रहेगा। लेकिन उसमें नुकसान किसका हो रहा है? एक व्यक्ति का हो रहा है, मालिक का, कंपनी का जो मालिक है। तो हम लोग पैसे और ताकत से घबराने वाले नहीं हैं, उनकी वो साधन संसाधनों से। हम बहुत कम साधन संसाधनों में ये कर रहे हैं। मैं शंभू जी आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जितने राष्ट्रीय अधिवेशन किए हैं उन राष्ट्रीय अधिवेशनों में कभी भी हमारे पास 2 पैसे बचत नहीं हुए हैं, हमेशा कोई ना कोई घाटा ही आया। और हमारी टीम के लोग हैं जो अपना करके कैसे भी करके जो बचता है उससे करते हैं। हमारा बैंक बैलेंस, हमारे संगठन का आज दिन बैंक अकाउंट ही नहीं है तो बैंक बैलेंस कहाँ से होगा? हमारा कोई भवन या बिल्डिंग नहीं है, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं कि अगर हमने समाज निर्माण किया, समाज बन गया, तो देश के अंदर एक ग्राम पंचायत के भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हमारे होंगे। तो साधन संसाधनों से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग, अगर हमारे लोग एकजुट हो जाते हैं, हमारे लोग समझ जाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हर साधन संसाधन, गन या फिर AK-40 कह दो, कुछ भी कह दो, 47 कह दो, उसके मत यानी वोट के सामने वो कमज़ोर है। तो सबसे बड़ी जो ताकत है वो वोट की ताकत है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। अंबानी को भी एक वोट और आपका भी एक वोट। आपको तय करना है कि वोट से आपको किसको राजा बनाना है, किसको चुनना है। मैं फिर कह रहा हूँ,
प्रजा मत बनिए, नागरिक बनिए और इसी की लड़ाई जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम लोग लड़ रहे हैं। वामसेफ इसी को कर रहा है, मूल निवासी इसी को कर रहा है। ताराराम मेहना जी के में से मैंने कई बार बात की है, कई बार नेशनल दस्तक पर वीडियो आपने देखा होगा। इनके पूरे अधिवेशन को आप ताराराम मेहना जी के फेसबुक पेज पर लाइव देख सकते हैं, नेशनल दस्तक पर भी वो वीडियो देख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस दिन इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी किसको वोट देना है, अपने वोट के महत्व को समझ लेगा, इस देश में 100% संविधान लागू हो जाएगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया, वहाँ से यहाँ तक आए। और मैं कह रहा हूँ कि शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बीदर, कर्नाटक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।